हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स बाय कमलेश सर। जैसा कि स्टूडेंट्स आप क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट पढ़ रहे थे और मैं इस पर 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। ये आपका आज तीसरा वीडियो है। तो इससे पहले कि मैं चैप्टर को शुरू करूं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और अगर आपको किसी भी टॉपिक्स पर या इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, जिसे मैं और इम्प्रूवमेंट कर सकूं। चलो चैप्टर को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने डेवलपमेंट का जो चैप्टर है इसमें देखे थे कि डेवलपमेंट का विचार लोगों के मन में कैसे कैसे आता है, प्रोग्रेस का विचार कैसे कैसे क्या क्या डिफरेंट विचार आता है और उस डिफरेंट पीपल जो मन में विचार लेते हैं डेवलपमेंट के लिए, उसको कैसे आगे अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए कैसे उसको क्रियान्वयन करते हैं, कैसे प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हैं। तो डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स को हम लोग देखे थे। तो डेवलपमेंट और प्रोग्रेस का जो विचार है वो बहुत पुराने समय से ही, बहुत पुरातन काल से ही हमारे जो एंसेस्टर थे, हमारे जो पूर्वज थे, उनके थ्रू होते हुए इस सभ्यता और इस संस्कृति में या उनके जो थिंकिंग थी वो हम लोग लेते हुए अब तक आगे वही करते आए हैं। तो इससे हम लोग देखते हुए आगे चैप्टर में बढ़ रहे थे। तो मैं सबसे पहले यही चाहता हूँ कि बेटा आपको एक बार से पूरा रिवाइज करते हुए हर टॉपिक्स को आगे फिर से जो टॉपिक्स जहाँ फिनिश हुआ था उससे आगे मैं आगे एक्सप्लेन करता चलूँ। तो ये जो डेवलपमेंट और प्रोग्रेस का विचार है वो सदा ही हमारे लोग के साथ रहा है। हमारे लोग की जो इच्छाएँ आकांक्षाएँ हैं वो हमेशा ही रहती हैं कि कैसे उसके प्रति हम काम करें और कैसे लाइफ को जिएं। तो अपनी इच्छा और आकांक्षाओं या अपने टारगेट को लेकर के व्यक्ति उसी में इन्वॉल्व रहता है और उसको अच्छे ढंग से करने के लिए, अपने लाइफ को बेटर बनाने के लिए उसी के अनुरूप जो है विकास करना चाहता है। तो यही विचार हम लोग देश पर भी लागू किए थे और अपने मन में सोचे थे। हम लोगों के मन में क्वेश्चन होता है कि कैसे जो है हम लोग जो दैनिक या मूलभूत आवश्यकता होती है, बेसिक नीड्स होती है, उसको क्या बेसिक नीड्स होती है जो डेवलपमेंट के लिए आधार है, क्या सभी की लाइफ बढ़िया हो सकती है, अच्छा बेटर हो सकता है, क्या सभी साथ साथ देश या राज्य में या समाज में रह सकते हैं, सब में समानता आ सकती है। यही सब विचार डेवलपमेंट में हम लोग सोच रहे थे। अगर हो सकता है तो डेवलपमेंट हो सकता है और उसी को प्राप्त करने के लिए कि इन सबको एक प्रकार से लक्ष्य है डेवलपमेंट का, ये सब लक्ष्य है। अगर ये सब फुलफिल होती है तो डेवलपमेंट होता है। तो यही सब माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा था हम लोगों को और यही एक कॉम्प्लेक्स टास्क बताया गया है कि एक सीधा ये बहुत सरल कार्य नहीं है डेवलपमेंट को समझ लेना, या डेवलपमेंट बहुत इजी कोई गोल नहीं है कि तुरंत प्राप्त कर लें, क्योंकि इनकम तो एक ही मीडियम हो सकता है वस्तु सेवा को परचेज करने का, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स टास्क इसलिए कहा गया डेवलपमेंट को क्योंकि इसके अलावा एक बहुत नॉन मटेरियल थिंग्स है जो कि एक जीवन में उनका एक वाइटल रोल होता है, उनका एक वैल्यू होता है, उसी से लाइफ निखर सकती है। तो यही सब सोचने के लिए ये यहाँ हमें शुरुआत किए थे और ग्रेटर डेप्थ के लिए इसमें बताया गया था कि इसको आगे जो है हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे। तो यह केवल इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक नहीं है डेवलपमेंट, बल्कि ये हिस्ट्री बहुत एंशिएंट टाइम से ये विचार माइंड में लोगों के आता रहा है और पॉलिटिकल साइंस में गवर्नमेंट इसको जो है मुद्दा उठाती रहती है और गरीबों के परिप्रेक्ष्य में या समानता लाने के लिए सोसाइटी में अधिक से अधिक समानता हो, सबकी आय समान हो, सब जो है विकास के लिए सोच सकें और जो भी उनकी प्रॉब्लम है उसको जो अचीव कराया जाए, उनकी संभावनाओं को ज़्यादा फुलफ़िल कराया जाए कि वो डेवलपमेंट मार्ग की ओर अग्रसर हों, उनकी लाइफ को जो लाइफ है उसमें और इम्प्रूवमेंट लाया जाए। तो ये सब पॉलिटिकल प्रोसीजर के थ्रू ही होता है, इसको भी देखे थे। तो इसमें देखे थे डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स क्या होते हैं और उनके प्रति वो तत्पर रहते हैं, रेडीनेस रहते हैं कि हमेशा तत्परता दिखाते हैं कि हमें यही लक्ष्य प्राप्त करना है। तो उनके बीच कन्फ्लिक्टिंग भी क्रिएट हो रहा था, एक डेवलपमेंट का विकास दूसरे डेवलपमेंट के मार्ग में बाधाएं क्रिएट कर रही थी, इसको भी हम लोग देखे थे। आपका सेकंड टॉपिक था इनकम एंड अदर गोल्स। तो जो बाधाएं होती हैं वो तो कन्फ्लिक्टिंग क्रिएट करती ही हैं, लेकिन
विकास के लिए दो बहुत इसेंशियल कंपोनेंट होते हैं। पहला तो आपका इनकम है, दूसरा आपका अदर गोल है। तो इनकम एक क्या है, एक रिक्वायरमेंट कंडीशन तो है ही विकास करने के लिए, बिना इसके विकास तो होगा ही नहीं। लेकिन इसके अलावा अगर अदर गोल्स भी नहीं मिलता है, जैसे कि आपका इक्वल ट्रीटमेंट हो गया और फ्रीडम होना, सिक्योरिटी मिलना, रिस्पेक्ट मिलना और समाज में डिस्क्रिमिनेशन ना होना, अगर ये सब अदर गोल्स भी नहीं मिलते हैं तो आपका या अपने देश का विकास हो ही नहीं सकता बेटा। इसलिए इनकम तो एक आवश्यक शर्त है विकास के लिए, बिना इसके तो विकास होगा ही नहीं। लेकिन इसके अलावा अदर गोल्स का भी एक वैल्यू होता है लाइफ में, बिना उसके जो है आपकी लाइफ निखर नहीं सकती है। तो आपकी लाइफ तभी निखरती है जब इनकम के साथ साथ अदर गोल्स भी गेनिंग हो। तो अगर इसको इग्नोर करते हैं तो आपको इसके मायने नहीं समझ में आते, और इग्नोर करने से ये आपको आपके विकास के मार्ग में एक बाधा बन जाती है। इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि इसको अधिक से अधिक अपॉर्चुनिटी को गेनिंग करना चाहिए। तो इसको देखते हुए हम लोग देखे थे कि डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स था, लेकिन अदर क्राइटेरिया के लिए सबका एक मिक्स गोल होता है। सभी चाहते हैं कि इनकम के साथ साथ अधिक से अधिक ट्रीटमेंट मिले, इक्वलिटी मिले, फ्रीडम मिले, रिस्पेक्ट मिले, सिक्योरिटी मिले। ये सब भी एक लाइफ के लिए एक बहुत इसेंशियल थिंग्स हैं। बिना इसके लाइफ विकास नहीं कर सकती। आपके लाइफ स्टैंडर्ड, लाइफ जो लेवल है वो आपका बढ़ नहीं सकता हो। तो लाइफ स्टैंडर्ड लेवल तभी बढ़ेगा जब इनकम के साथ साथ अदर गोल भी आपको मिलेंगे। तो इस बेटा यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। अभी आपका टॉपिक नया शुरू होने वाला है, नेशनल डेवलपमेंट। थोड़ा इसके बारे में डिस्कशन किए थे, लेकिन डीपली इसका डिस्कशन नहीं हो पाया था, इसलिए मैं यहाँ से ही शुरू करता हूँ। नेशनल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय विकास, यानी किसी देश का डेवलपमेंट यानी विकास कैसे होगा, इसको आज पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। नेशनल डेवलपमेंट, इफ़ एज वी हैव सीन एबव, जैसा कि हम लोग ऊपर के टॉपिक्स में देख चुके हैं, इंडिविजुअल सीक डिफरेंट गोल्स। प्रत्येक व्यक्तिगत जो व्यक्ति होते हैं वो भिन्न भिन्न अपने लक्ष्य की तलाश में लगे रहते हैं। देन दियर नोशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट इज आल्सो लाइकली टू बी डिफरेंट। तो देखें तो उनके माइंड में अपने देश के विकास के लिए जो धारणा होती है वो भी डिफरेंट होती है। क्योंकि जब डिफरेंट व्यक्ति ही जब अपने विकास के लिए ही, खुद के विकास के लिए ही अगर डिफरेंट लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं विकास प्राप्त करने के लिए, तो ऑटोमेटिक उनके देश के प्रति भी नज़रिया बदल जाता है। वैसा ही लागू देश पर भी होता है। वो भी सोचते हैं कि जैसा मैं विकास कर रहा हूँ वैसे ही देश का भी विकास होगा, तो वैसे देश पर भी वो चीज़ लागू करने लगते हैं। मोस्ट लाइकली यू वुड फाइंड दैट डिफरेंट स्टूडेंट इन द क्लास हैव छूट गया था। डिस्कस एमंग योर सेल्फ ऑन व्हाट इंडिया शुड डू फॉर डेवलपमेंट। तो ऐसा चीज़ अगर खुद अपने माइंड में डिस्कस करें तो इंडिया के लिए डेवलपमेंट क्या होना चाहिए। मोस्ट लाइकली, अधिकतर लोग देखें, यू वुड फाइंड दैट डिफरेंट स्टूडेंट इन द क्लास हैव गिवन डिफरेंट आंसर ऑन द अबव क्वेश्चन। अगर अपने क्लास के ही स्टूडेंट्स के उदाहरण के रूप में ले लीजिए कि उनके माइंड में अपने देश के प्रति क्या विचार उठता है, उनका क्या विचार है कि कैसे देश का विकास हो सकता है। अगर सोचें या पूछें, इनफैक्ट यू माइट योर सेल्फ थिंक ऑफ मैनी डिफरेंट आंसर एंड नॉट टू बी टू श्योर टू एनी ऑफ दिस। तो क्लास में जैसे हम पाते हैं कि विभिन्न स्टूडेंट से पूछें, डिफरेंट स्टूडेंट से पूछें कि भैया अपना इंडिया कैसे विकास कर सकता है, तो बताते हैं कि ऐसे विकास कर सकता है। तो डिफरेंट जो स्टूडेंट होंगे उनका देश के प्रति डेवलपमेंट का विचार जो है डिफर होगा। तो ऐसा ही अपने माइंड में भी ये सब अपने कंट्री के डेवलपमेंट के लिए माइंड में विचार आता है कि कहीं एग्रीकल्चर में अगर ज़्यादा प्रोग्रेस करे, उसमें ही ज़्यादा इंसेंटिव गवर्नमेंट अगर लगाए, या जो है इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादा फोकस करे, या सर्विस सेक्टर में ज़्यादा फोकस करे, तो देश का विकास हो सकता है। तो भिन्न भिन्न अगर स्टूडेंट से पूछें या अपने मन में ही कई बार क्वेश्चन एराइज करें, तो भिन्न भिन्न जो है देश के लिए वेरियस टाइप या डिफरेंट टाइप जो है डेवलपमेंट का माइंड में विचार आता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to keep in mind that different person could have different as well as conflicting notion of a country's development। जैसा भिन्न भिन्न व्यक्ति के माइंड में, अपने देश के प्रति माइंड में जो कन्फ्लिक्टिंग विचार आता है, वह राष्ट्र के प्रति जो डेवलपमेंट विचार आया वो क्या है, वो एक प्रकार से
विरोधाभास को दिखाता है कि डिफरेंट पर्सन जैसे हम जैसा व्यक्ति पर लागू हो रहा था कि डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल जो था वो एक दूसरे के प्रति गोल जो डिफरेंट था तो वो तो था ही, लेकिन उनके डिफरेंट गोल के बीच में भी एक कन्फ्लिक्टिंग था। वही सेम यहाँ भी अप्लाई होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड, यह बहुत अनिवार्य है कि माइंड में रखा जाए दैट डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज ए कन्फ्लिक्टिंग नोशन ऑफ ए कंट्रीज डेवलपमेंट। तो जैसा कि देश पर भी लोगों के विकास में जो कन्फ्लिक्टिंग था वो जो व्यक्ति के बीच में विकास के लिए कन्फ्लिक्टिंग था वही देश पर भी यहाँ अप्लाई होता है। हाउ यूर कैन ऑल द आइडियाज़ बी कंसिडर्ड इक्वली इम्पॉर्टेंट। सभी के विचार, अब यहाँ खुद ही माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि जो भिन्न भिन्न व्यक्ति के अपने विकास के प्रति जो विचार आ रहा है वो कैसे विरोधाभास है। तो यही कह रहा है कि सभी को जो है सभी के विचार को क्या जो विरोधाभास है वो इम्पॉर्टेंट समान मान लेना चाहिए, या सभी विचार समान हो सकते हैं विकास के लिए। और इफ़ देयर आर कन्फ्लिक्टिंग नाउ डज वन डिसाइड, अगर कन्फ्लिक्टिंग तो है ही तो कैसे किसी एक विचार को हम समझ सकते हैं कि यही विकास के मार्ग को बढ़ा सकता है, या विकास के मार्ग के लिए यही अप्रोप्रिएट पैथ होगा, यही एक मार्ग है। व्हाट वुड बी ए फेयर एंड जस्ट पैथ फॉर ऑल। तो जो कन्फ्लिक्टिंग विचार हैं डेवलपमेंट के लिए, उनमें से कौन सा जो है एक बहुत साफ़ सुथरा या विकास का मार्ग है जिसको पकड़ने से, जिससे शुरू करने से, जिसको लक्ष्य बना के विकास करने से श्योरिटी विकास के लिए श्योरिटी प्रोवाइड करता है। वी आल्सो हैव टू थिंक वेदर देयर इज़ ए बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। चाहे हम लोगों को ये लगे कि ये विकास का मार्ग एकदम फैक्ट है कि यही विकास के लिए बहुत सुटेबल है, अप्रोप्रिएट है, यही एक फैक्ट ट्रैक है विकास के लिए, तब भी हमको बहुत अच्छी तरह से उसके बारे में सोचना चाहिए, तभी विकास के लिए आगे बढ़ना चाहिए। वुड द आइडिया बेनिफिट ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर ओनली ए स्मॉल ग्रुप। क्या जो विकास का हम मार्ग अपना रहे हैं वह एक बहुत ही स्मॉल ग्रुप को ही प्रॉफिट प्रदान करता है या बहुत बड़ी जनसंख्या को प्रदान करता है। मान लीजिए कि कोई विकास का हम मार्ग अपनाते हैं, हाँ, कोई माइंड में जो विचार करते हैं कि इसी वे से हम अपने कंट्री का डेवलपमेंट या अपना भी डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो इससे देखना चाहिए कि कोई एक समृद्ध समूह को ही विकास के लिए यह मार्ग प्रोत्साहित कर रहा है, या जो गरीब जो ज़्यादा मेजोरिटी है, जिनकी ज़्यादा पॉपुलेशन है, ग्रुप में ज़्यादा है, वो लाभान्वित हो रहे हैं। तो मोस्टली जो ज़्यादा जनसंख्या है, जो ज़्यादा समझ लीजिए गरीब है, अगर वो विकास का मार्ग अपनाने से कोई एक लक्ष्य हासिल विकास के लिए जो हम ट्रैक अपना रहे हैं वो अधिक पुअर पर्सन को ज़्यादा अगर सपोर्ट कर रहा है तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसलिए लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल को ही प्रॉफिट प्रदान करना चाहिए। ऐसा मार्ग चुने जिससे कि ज़्यादातर जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनकी ज़्यादा संख्या है, वो ही लाभान्वित हों, ना कि एक छोटे से जो समृद्धशाली पर्सन है, रिचेस्ट पर्सन है, वो लाभान्वित हों, बाकी और सबका शोषण हो, गरीबों का शोषण ना हो, गरीब ज़्यादा लाभान्वित हों, वही विकास के लिए मार्ग को अपनाना चाहिए। तो यही विचार नेशनल डेवलपमेंट का विचार क्वेश्चन एराइज करता है कि डेवलपमेंट कैसा हो रहा है। अगर ज़्यादा लोग इससे गरीब के तबके के लोग, गरीब पुअर लेवल पर्सन के लोग ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो रहे हैं, तब तो डेवलपमेंट हो रहा है कंट्री का, नहीं तो डेवलपमेंट नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ बेटा एक टैब दिया गया है, इसको भी आगे देखते हैं। लेट्स वर्क दीज आउट। यहाँ नेशनल डेवलपमेंट का ये टॉपिक वैसे डिस्कशन हो चुका था, फिर भी यहाँ तक हम यहाँ से ही पढ़ाना था, तो चलो ये इस टाइप को शुरू करते हैं। लेट्स वर्क दीज आउट। आओ इसको पता लगाते हैं या इस पर काम करते हैं। डिस्कस द फॉलोइंग सिचुएशन। ये सब सिचुएशन जो निम्नलिखित सिचुएशन दिया गया है इस पर चर्चा करते हैं। लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट साइड। आपको जो पिक्चर दिखाया गया है बिल्डिंग का, जो बिल्डिंग है और नीचे जो झोपड़पट्टी है, इसको भी आपको राइट साइड में ये पिक्चर बनाया गया है, इस पर ही डिस्कस करते हैं और देखते हैं व्हाट शुड बी द डेवलपमेंट गोल्स फॉर सच एरिया। ऐसे एन एरिया पर सच एन एरिया जो दिखाया गया है आपको जो ये पिक्चर में कि बिल्डिंग है, नीचे झोपड़पट्टी है, वहाँ के डेवलपमेंट का लक्ष्य क्या होना चाहिए, इसको आप डिस्कस करिए कि अगर बिल्डिंग है, यहाँ प्लॉट है, अपार्टमेंट बनाया गया है कई बिल्डिंग का, और नीचे अगर इसमें बिल्डिंग में तो रिचेस्ट पर्सन रहते हैं जो फ्लैट में है, प्लॉट बनाया गया है,
तो उनके जो लाइफ स्टैंडर्ड लेवल है जीने का, उनका लेवल स्तर, जीवन स्तर जो है वो कैसा है, और जो नीचे हैं गरीब तबके के लोग जो झोपड़पट्टी में रहते हैं उनका लाइफ स्टैंडर्ड जीवन लेवल जो है वो कैसा है, वो दोनों का बहुत डिफर है। तो कैसे विकास हो सकता है? इतनी असमानताएं होने पर, जैसे यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है, तो किसी देश का कैसे विकास हो सकता है? क्योंकि गरीब तबके के लोग ना तो एजुकेशन ज़्यादा अच्छा एजुकेशन प्राप्त करते हैं, ना स्वास्थ्य को जो है उनके फैसिलिटीज़ मिलती है, ना उनको रोज़गार के अवसर मिलते हैं, ना उनकी समानता है, ना सिक्योरिटी है, ना तो फ्रीडम मिल रहा है। तो ये सब नॉन मटेरियल थिंग्स जो अदर क्राइटेरिया हैं वो गरीब तबके के लोग ये प्राप्त करने से वंचित हो जा रहे हैं। और इसके अलावा अगर रिच फैमिली से जो बिलोंग कर रहे हैं, इस बिल्डिंग में रह रहे हैं, तो अगर मान लीजिए एक मल्टीनेशनल कंपनी, यहाँ एग्जांपल दिया गया है, अगर इसी कंपनी का कोई आदमी यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पर लेकर रह रहा है और वो जो है यहीं अगल बगल कोई जो टॉक्सिक है वो वास्ट करा रहा है, अगर यहीं पर समुद्र के किनारा हो, अगर वहीं ला कर के ये जहरीला पदार्थ अगर यहाँ डंप कर दे रहा है, तो यहाँ पर समझ लीजिए कितने स्वास्थ्य के लिए इनके स्वास्थ्य जो पुअर पर्सन के होंगे कितना हानिकारक होंगे, और कितनी जो है बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। आप ही खुद इनका कल्पना करिए, इमेजिन करिए, अगर इनका शोषण होता है या पर्यावरण में धनी लोग के द्वारा अगर इनको और क्षति पहुंचाई जाती है, इनके अगल बगल पर्यावरण को दूषित किया जाता है, जहरीला वातावरण में घोल दिया जाता है, जहरीली गैस जो निकलता है, वेस्ट आइटम यहाँ अगर डंप करते हैं, तो इनके हेल्थ पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है, आप ही सोचिए। तो इनका कैसे विकास हो सकता है? तो इसके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए, और समाज के लोगों को भी खुद समझना चाहिए, क्योंकि जो सभी जो चाहे रिचेस्ट पर्सन हो चाहे पुअर फैमिली से बिलोंग करते हों, दूसरे पर जो प्रभाव पड़ता है उसको स्वयं पर रख कर सोचना चाहिए कि अगर करते हैं, ऐसा करते हैं, तो उन पर जो बैड इम्पैक्ट पड़ता है अगर वो हमारे ऊपर पड़े तो क्या होगा। तो ऐसा अगर कोई सोचे तो तब तो कोई गलत करे ही ना, लेकिन ऐसा कोई सोचता नहीं, क्योंकि ये सोसाइटी बहुत सेल्फिश है बेटा। इसलिए वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने ही ज़्यादा इनकम के लिए ही कार्यों में ही लगा रहता है, वो दूसरे के बारे में कतई नहीं सोचता है। इसलिए उनका जो पुअर फैमिली से यहाँ जो झोपड़पट्टी में रह रहे हैं उनका अधिक से अधिक क्या होता है, हेल्थ जो है वो डिक्रीज़ होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा काल कवलित होते जाते हैं, जो हाईली टॉक्सिक वेस्ट यहाँ डंप कर दिए जाते हैं। तो यहाँ सेकंड आपको डिस्कशन वाला जो क्वेश्चन है, रीड दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। न्यूज़पेपर में जो बताया गया है, ये वाइट में जो कलम दिया गया है आपका, इसमें बताया गया है कि इसको पढ़िए और इसको क्वेश्चन के आंसर दीजिए। तो ए विजल डंप्ड 500 टन्स ऑफ लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट इन द ओपन एयर डंप्स इन ए सिटी ऑफ इन द सराउंडिंग सी। तो एक पतीला है, यानी एक बहुत बड़ा टैंकर है। विसल मीन्स बहुत बड़ा पतीला में टैंकर है, जिसमें कि हाईली लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट जो 500 टन्स का है वो ला करके यहाँ इस शहर में समुद्र के किनारे जो कि डंप कर दिया जाता है। दिस हैपेंड इन ए सिटी कॉल्ड अबिजन इन आइवरी कोस्ट। ये कहाँ डंप किया जाता है? आइवरी कोस्ट में अबिजन सिटी जो कही जाती है वहाँ पर लाके डंप कर देते हैं। ये कहाँ है? अफ्रीका में है। तो उससे निकलने वाले जो फ्यूम्स हैं वो क्या क्रिएट करते हैं? क्योंकि वो हाईली टॉक्सिक वेस्ट हैं, तो नाजिया जो नाक में होती है जलन, वो को क्रिएट करते हैं। स्किन रेसेस, जो आपके त्वचा पर जो चकत्ते बन जाते हैं, आपको लगता है कि ये एलर्जी है, वो क्रिएट करते हैं। उसके बाद आपको फेंटिंग, आपको वो बेहोश करते रहते हैं। जो हाईली टॉक्सिक फ्यूम्स निकलता है, जहरीला जो धुआं निकलता है उस टॉक्सिक्स वेस्टेज से, तो उससे आपको कई बीमारियां क्रिएट करती है। नौसिया होती है, स्किन रेसेस होते हैं, फेंटिंग होने लगते हो आप, डायरिया हो जाती है, ये सब बीमारियां क्रिएट करती हैं। आफ्टर ए मंथ 7 पर्सन्स वर डेड। तो ऐसे पोजीशन होने से 7 महीने के बाद 7 लोगों का डेथ हो गया। सॉरी, आफ्टर मंथ 7 पर्सन वर डेथ।
कुछ ही महीनों में 7 लोग मारे गए। 20 हॉस्पिटल एंड 26,000 ट्रीटेड फॉर सिम्टम्स ऑफ पॉइजनिंग। तो कुछ ये जहर के जो लक्षण उनमें पाए गए, वो 20 लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए और 26,000 जो कि 26,000 लोग वो जहर से, इसके प्रभाव से वो प्रभावित हुए। उनकी जांच हुई तो उनके शरीर में जहर पाया गया, लेकिन 26 लोग हॉस्पिटलाइज हुए हैं। वो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, लेकिन 26,000 वो उनके शरीर में पॉइजन के लक्षण पाए गए। तो मल्टीनेशनल कंपनी डीलिंग इन पेट्रोलियम एंड मेटल हैड कंट्रैक्टेड ए लोकल कंपनी ऑफ एवरी कॉस्ट टू डिस्पोज द टॉक्सिक वास्ट फ्रॉम इट्स शिप। तो एक मल्टीनेशनल कंपनी जो कि पेट्रोलियम और मेटल को डील करती है, उसके मांग को या पूर्ति को डीलिंग करती है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट पर लोकल एक कॉन्ट्रैक्ट पर एवरी कॉस्ट को एक कंपनी जो है वहाँ के देश के लिए, लोकल के लिए वहाँ कॉन्ट्रैक्ट करती है, वहीं से डंप कराती है। वो कॉन्ट्रैक्ट पर उनको लोकल कंपनी को ये वर्क देती है कि आप डंप कराइए, और मल्टीनेशनल कंपनी जो कि विदेश की है वो अपना वेस्ट आइटम को वहाँ उनके थ्रू डंप करा करके अपना काम चला लेती है। चाहे वहाँ जहाँ डंप कराया जाता है वहाँ कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट करे, वहाँ के लोगों को हेल्थ को प्रभावित करे, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपना काम बस निकाल लेती हैं। वो नहीं चाहते हैं कि उनका इससे बात कोई मतलब ही नहीं है कि अगल बगल के ना भी स्वास्थ्य खराब हो। वो सिर्फ चाहते हैं अपना किसी ढंग से अपना वर्क हो जाए और उनका जो अधिक से अधिक इनकम लेवल बना रहे, अपना वर्क होता रहे, चाहे गरीब तबके लोग उससे परेशान हो जाएं, उनके स्वास्थ्य खराब हो, मर जाएं, उससे कोई मतलब नहीं निकलता। तो एक लोकल कॉन्ट्रैक्ट पर एक वहाँ आइवरी कोस्ट के कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे देती हैं कि आप मेरे वेस्ट जो हाईली टॉक्सिक आइटम है इसको आप कहीं भी ठिकाना लगाइए, ठिकाना लगवा देती हैं। तो बेटा ये आपका टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक है, इसको भी आज डिस्कशन होगा। इसके बाद आप ये वीडियो फिनिश करेंगे, फिर भी ये पूरा टॉपिक को आगे देखते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को देखते हैं। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स। कैसे हम लोग कंपेयर करते हैं, कैसे तुलना करते हैं कि भिन्न भिन्न देशों में या राज्यों में क्या भिन्नताएं हैं। यू माइट आस्क इफ़ डेवलपमेंट कैन मीन्स डिफरेंट थिंग्स। आप ज़रूर ये खुद से ही पूछेंगे कि डेवलपमेंट का अगर मीन्स भिन्न भिन्न है तो हाउ कम सम कंट्रीज़ आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड और अदर अंडर डेवलप्ड। तो कैसे किसी कंट्री को हम डेवलप्ड कह सकते हैं या दूसरे को कैसे अंडर डेवलप्ड कहा करते हैं। बिफोर वी कम टू दिस लेट्स कंसिडर अनदर क्वेश्चन। तो अगर इस देश पर ही कंपेयर करें कि कैसे कोई कंट्री अंडर डेवलप्ड है या कोई डेवलपिंग है या कैसे डेवलप्ड हो गया, इसको समझे इससे पहले एक और विचार माइंड में एक क्वेश्चन को देखते हैं। When we compare different things, they could have similarity as well as differences. अगर डिफरेंट थिंग्स को देखते हैं, तुलना करते हैं कि ये डिफरेंट हैं, तो डिफरेंटीज उनके अंदर जो है उसके साथ साथ हम कुछ सिमिलरिटीज़ को भी देखते हैं। विच एस्पेक्ट्स डू वी यूज टू कंपेयर देम, जिसके पहलुओं से हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। तो डिफरेंटीज जो हैं वो तो हैं ही, वो तो कंपेयर करने से मालूम हो ही जाते हैं, लेकिन उनके डिफरेंटीज़ के बीच साथ साथ कुछ सिमिलरिटीज़ भी हैं जो कि हम लोग देखते हैं और उन एस्पेक्ट को लेकर ही कंपेयर करते हैं कि सिमिलरिटीज़ हैं। तो उनसे हम अगर कोई स्टैंडर्ड मान कर कंपेयर कर रहे हैं तो कितना सिमिलरिटीज़ हैं, कोई ज़्यादा सिमिलरिटीज़ में क्वांटिटी में होगा, कोई उनकी इंटेंसिटी कम होगी। तो सिमिलरिटीज़ जो डिफरेंटीज़ हैं तो हैं ही, सिमिलरिटीज़ को ही एक मानक बना लेते हैं और उनको कंपेयर करते हैं। लेट्स यूज़ एट स्टूडेंट इन द क्लास इटसेल्फ। तो इसको अगर अच्छी तरह समझने के लिए एग्जाम्पल के रूप में अगर अच्छी तरह से समझने के लिए तो अपने क्लास के ही आप स्टूडेंट को ले लीजिए। हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट, कैसे हम डिफरेंट पीपल जो होते हैं, डिफरेंट स्टूडेंट जो अपने क्लास में होते हैं उनको कैसे कंपेयर करते हैं। दे डिफर इन दियर हाइट, हेल्थ, टैलेंट्स एंड इंटरेस्ट। तो चाहे वो लंबाई में, चाहे स्वास्थ्य में या उनकी योग्यता में
कौशल में, टैलेंट में, या उनके मन में जो रुचि है, इंटरेस्ट है, उनको अगर कंपेयर करें तो उनके बीच में भी भिन्नता मिलती है। द हेल्थीएस्ट स्टूडेंट मे नॉट बी द मोस्ट स्टूडियस वन। तो अगर हेल्थीएस्ट है तो वो बहुत पढ़ाई करने वाला नहीं है। द मोस्ट इंटेलिजेंस स्टूडेंट में नॉट बी फ्रेंडलिस्ट। अगर मोस्ट इंटेलिजेंट है तो फ्रेंडलिस्ट नहीं है, ज़्यादा मित्रता नहीं रखता। सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट्स। तो कैसे हम स्टूडेंट को कंपेयर करते हैं, क्योंकि सब में एक विशेष गुण होता है, उनकी ज़्यादा उसमें घनिष्ठता होता है, उसमें ही ज़्यादा इंटेंसिटी होता है। कोई ज़्यादा चाहता है कि मित्रता करना, कोई ज़्यादा चाहता है कि मित्रता न करें, मैं अपना ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दूँ, कोई अपना स्वास्थ्य बनाना चाहता है, कोई किसी और चित्र में और क्षेत्र में इंटरेस्ट रखता है। तो इसके अलावा इसके जो भिन्नताएँ हैं विभिन्न स्टूडेंट में, तो उन भिन्नताओं के अलावा उनमें कुछ सिमिलरिटीज़ भी पाई जाती हैं, यही कह रहा है। सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट। तो हम कैसे उन स्टूडेंट के बीच में कंपेयर करते हैं। द क्राइटेरियन वी मे यूज डिपेंड्स ऑन द पर्पज ऑफ कंपेरिजन। तो उनके बीच में अगर किसी लक्ष्य को लेकर के कि विकास कैसे हो सकता है, तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड हमको चुनना होता है। तो विभिन्नताओं को, डिफरेंटीज़ के साथ साथ उसमें कुछ सिमिलरिटीज़ को खोजते हैं और उसी को हम क्या बनाते हैं, एक स्टैंडर्ड बनाते हैं, एक मानक बनाते हैं और उसी से डेवलपमेंट के लिए उनको तौलते हैं, उनको मापते हैं कि कैसे डेवलपमेंट बच्चों का हो सकता है। सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट। तो कैसे हम उन बच्चों का हम कंपेयर कर सकते हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। द क्राइटेरियन वी मे यूज डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ कंपेरिजन। तो क्राइटेरियन वही हम यूज कर सकते हैं जो उनके बीच तुलना पर निर्भर करते हों। वी यूज डिफरेंट क्राइटेरियन टू चूज ए स्पोर्ट टीम, ए डिबेट टीम, म्यूजिक टीम और ए टीम टू ऑर्गेनाइज ए पिकनिक। तो उनके बीच में कोई ऐसा क्राइटेरियन हम चूज करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई खेल क्षेत्र में हम उनके विकास के लिए अधिक से अधिक हम मेजरमेंट करना चाहते हैं, आकलन करना चाहते हैं कि उनका विकास हो रहा है कि नहीं। तो कोई क्रिकेट टीम या स्पोर्ट टीम का ही हम पूरा स्टैंडर्ड लेवल या पूरा उनका मानक लेते हैं और उस पर ही पूरा हम शोध करते हैं कि बच्चों का विकास हो रहा है कि नहीं। या डिबेट टीम बैठा लेते हैं, उसके बाद डिबेट कराने के बाद उनको कुछ एक क्राइटेरिया बनाते हैं डिबेट के लिए, जो फाइनल हमें कंक्लूजन के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो उसी के थ्रू हम उन बच्चों को कंपेयर करते हैं। तो ऐसे भी कोई पिकनिक ले जाते हैं तो उनके पूरा जो है कॉन्सेप्ट भी समझते हैं कि कौन सा बच्चा किसका कॉन्सेप्ट कितना तेज़ है, तो उनको एक क्राइटेरिया बनाते हैं और क्राइटेरिया के थ्रू ही उनका पूरा बच्चों का एक मानक बनाते हैं कि किन बच्चों का माइंड IQ तेज़ है या उनका जो है उस क्षेत्र में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो एक मानक के थ्रू ही भिन्न भिन्न क्षेत्रों पर ही हम उनका डेवलपमेंट के लिए शोध करते हैं, उनको पता लगाते हैं। Still, if for some purpose we have to choose the criterion for the all-round progress of children in the class, how shall we do it? तो पूरे राउंड के लिए एक प्रकार से क्राइटेरिया बनाते हैं, ऑलरेडी पहले क्राइटेरिया बना लेते हैं, फिर किसी क्षेत्र के लिए हम उनके विकास के पूरा स्तर को चेक करते हैं कि विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यूजुअली वी टेक वन और मोर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कोई एक इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनका जो विशेषताएं हैं, उसको हम पहले मेंशन कर लेते हैं, उसके बाद उनको बीच में हम कंपैरिजन करते हैं कि इन विशेषताओं से को कितना गेनिंग कर रहे हैं या कोई इससे बहुत पीछे है। तो सभी बच्चों को ऐसे ही विशेषताओं को एक मानक को लेकर के उनके विकास को कंपेयर करते हैं। ऑफ कोर्स, अवश्य, देयर कैन बी डिफरेंट अबाउट व्हाट आर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट शुड फ्रॉम द बेसिस ऑफ कंपैरिजन। तो अवश्य उनके बीच हम डिफरेंसेस देखते हैं कि जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो महत्वपूर्ण, हम लोग उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पहले ही हम क्राइटेरिया बना लिए हैं, उनमें से कितना मैच कर रहे हैं वो। दैट शुड फॉर्म द बेसिस ऑफ कंपैरिजन, जो कि एक आधार है जिस पे हम उनको आकलन कर रहे हैं। जिस इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पर हम एक बेसिस बना लिए हैं और उसी से बच्चों को विकास के लिए हम आकलन कर रहे हैं, कितना विकास को प्राप्त हुए हैं या विकास से भी वंचित हैं, तो उसको हम देखते हैं। तो उस जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं
वो किस क्षेत्र से भी हम ले सकते हैं। अगर हम चाहें कि उनकी मित्रता को ही एक विशेषता बना लें, क्राइटेरिया बना लें और उसके बाद आकलन करें बच्चों को, तो देखते हैं कितना उसमें डिफरेंसेस है। तो ऐसे हम स्पिरिट्स ऑफ कोऑपरेशन को भी ले सकते हैं। उसके बाद हम बच्चों को डेवलपमेंट को आके मेजरमेंट करें, तो उनकी सृजनात्मकता को हम अगर एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या उनके बेसिक क्राइटेरिया बना लें और उससे बाद उनकी सृजनात्मकता क्रिएटिविटी को हम तुलना करें, तो हम पाते हैं कि कितना उनका डेवलपमेंट का विकास हुआ है या हो रहा है या अभी बाकी है। तो ये सब हम एक डेवलपमेंट के लिए एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं या एक बेसिक क्राइटेरिया बनाते हैं, और उसी के थ्रू हम उनको डिफरेंट उनके माइंड में थिंकिंग होता है, उनको हम सिमिलरिटीज़ के साथ साथ डिफरेंसेस को हम गेस करते हैं। दिस इज़ ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू। ये विकास के लिए भी सत्य है कि ऐसे ही डेवलपमेंट को मेजरमेंट करते हैं, विकास के लिए भी ये सत्य है। फॉर comparing countries, their income is considered to be one of the most important attributes। अगर ऐसे देश को भी कंपेयर करें तो इनकम एक महत्वपूर्ण यहाँ एट्रीब्यूट्स है, इनकम एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है या बेसिक क्राइटेरिया है, जिससे किसी कंट्री को हम मेज़रमेंट करते हैं, उनका हम आकलन करते हैं। कोई कंट्री कितना अभी अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग हो रही है या डेवलप हो चुकी है, ये एक हम जो इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स है, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है, वो क्या है? वो उनका इनकम है। कंट्रीज़ विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड दैन अदर विद लेस इनकम। तो किसी कंट्री की अगर जिस कंट्री की इनकम अधिक है, जिनका पर कैपिटा इनकम अधिक है, वो कंट्री अधिक डेवलप्ड कही जाती है, जिनका कम है वो कम कही जाती है। तो ये चीज़ बेटा जो दिस इज़ बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग नीड्स। तो ये चीज़ तो कंट्री के ऊपर खरी उतरती है कि अधिक आय जिस कंट्री की होती है वो डेवलप्ड हो गई है, या जिसकी कम आय है वो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग हो रही है। लेकिन इसके अलावा और भी क्राइटेरिया हैं और भी मानक हैं, जैसे एजुकेशन हो गया और आपका हेल्थ सेंटर हो गया, अधिक से अधिक हेल्थ कितना अच्छा है, और परचेजिंग पावर कैपेसिटी कैसा है देश का, खरीदने की क्रय क्षमता कितनी है। ये सब भी डेवलपमेंट का एक बहुत ही इसेंशियल क्राइटेरिया है, जिसके बिना किसी कंट्री के लोगों का विकास नहीं हो सकता है। तो कंट्री के लिए कितना परचेजिंग पावर कैपेसिटी है, ये तो कंपेयर करने के लिए हम इनकम को एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया, इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स या इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मान सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर उस कंट्री के लोग, जो उस देश के जो रेसिडेंशियल पर्सन हैं, उनके लिए एजुकेशन, हेल्थ की क्वालिटी और परचेजिंग कैपेसिटी को भी दर्शाता है कि अगर ये नहीं मिल रहा है तो वो कंट्री डेवलप्ड नहीं हुई है। दिस इज़ बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स। अगर ये समझें कि इनकम ही अधिक से अधिक होना, किसी कंट्री का अधिक से अधिक वस्तुओं का उपभोग करना होता है, तो ये सही बात है। लेकिन इसके अलावा अगर ये सोचें कि इनकम ही अधिक कंट्री का हो, वो ही किसी देश का विकास का मानक हो सकता है, तो ये गलत बात होगा बेटा। व्हाट एवर पीपल लाइक एंड शुड है, जो कि पीपल ये सोचते हैं कि उनके पास पैसा होने से ही वो विकास को प्राप्त कर सकते हैं, ये गलत बात है। दे विल बी एबल टू गेट विथ ग्रेटर इनकम, जो कि उससे वो अधिक से अधिक अपनी आवश्यकताओं को फुलफ़िल कर सकते हैं। इनकम अधिक हो जाए तो अधिक से अधिक आवश्यकता को फुलफ़िल हो जाएगा, तो विकास के मार्ग को नहीं दिखाता है। क्योंकि ग्रेटर इनकम इन सेल्फ इज़ कंसिडर्ड टू बी वन इम्पॉर्टेंट गोल। तो ये एक इम्पॉर्टेंट गोल तो है, क्योंकि इनकम एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, बिना इसके विकास तो नहीं हो सकता। लेकिन इसके लिए पर्याप्त शर्त विकास के लिए तभी होगा जब इसके साथ साथ इक्वल ट्रीटमेंट मिले, सिक्योरिटी मिले, फ्रीडम मिले, रिस्पेक्ट मिले। तो ये सब हेल्थ मिले, एजुकेशन मिले, सिंपैथी मिले, परिवार में झगड़ा ना हो, बहुत सी ऐसी चीज़ हैं
इकोनॉमी को फ्लैक्चुएशन ज़्यादा अप डाउन ना हो कि या तो फिर मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन आ जाए या तो फिर डिप्रेशन आ जाए। तो मंदी और तेज़ी भी कंट्रोल में रहे। कई ऐसी जो क्राइटेरिया हैं, अदर क्राइटेरिया हैं जो कि इनका भी मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर इनको अवॉइड करते हैं तो ये हम अनदेखा करते हैं तो बहुत बड़ी ये विकास के लिए मार्ग में कन्फ्लिक्टिंग क्रिएट करता है। तो यहाँ इनकम होना ही विकास को नहीं दर्शाता है, बल्कि इनकम के साथ साथ उनमें इक्वलिटी भी होना चाहिए। तो ये यही आगे पढ़ते हैं और अच्छी तरह से समझने के लिए इसको पूरा करते हैं चैप्टर को। इस टॉपिक को पूरा जब फिनिश करेंगे बेटा तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि इनकम ही एक इम्पॉर्टेंट का एक क्राइटेरिया नहीं हो सकता है। उनके बीच में क्या खामियां हैं इसको भी हम देखते हैं। नाउ व्हाट इज़ द इनकम ऑफ ए कंट्री। अगर देखते हैं कि इनकम किसी कंट्री का जो है वो क्या है। इंटिट्यूअली द इनकम ऑफ द कंट्री इज़ द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। अगर किसी कंट्री का इनकम देखते हैं कि उसका इनकम क्या है तो सभी व्यक्तियों की वहाँ जो रेसिडेंट्स हैं उनको पूरा उनकी इनकम पूरा कैलकुलेट करते हैं, ऐड करते हैं तो हमें किसी कंट्री का नेशनल इनकम प्राप्त होता है। दिस गिव्स अस द टोटल ऑफ द कंट्रीज इनकम। तो इसको क्या कहते हैं, इसको पूरे देश की आय कहते हैं, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। हाउ एवर फॉर कंपेरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज़ नॉट सच एन यूजफुल मेजर। अगर पूरे कंट्रीज़ के इनकम को हम कैलकुलेट करते हैं और उससे हम उनकी तुलना करते हैं कि कोई कंट्री कितना डेवलप्ड है, क्या डेवलपिंग हो रहा है या अभी बहुत नीचे, अभी बहुत विकास के लिए अभी शुरू भी नहीं की है, तो इसके लिए हम उनके बीच में तुलना करते हैं। सिंस कंट्रीज़ हैड डिफरेंट पॉपुलेशन, तो क्या प्राप्त करते हैं, देखते हैं किसी कंट्रीज़ में अधिक अनइक्वलिटी है इनकम पर कैपिटा इनकम तो एक पूरे जनसंख्या का एक एवरेज इनकम ले लिया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए वो समान दिखाता है कि पूरे, मान लीजिए पूरे नेशनल इनकम जो है अगर पूरे पॉपुलेशन से हम उसको डिवाइड करते हैं तो पर कैपिटा इनकम प्राप्त करते हैं। तो पर कैपिटा इनकम जरूरी नहीं कि सभी व्यक्ति के लिए वो समान उतना ही आय है या समकक्ष उतना ही कम से कम सभी का व्यक्ति आय होगा। जिस कंट्री में पर कैपिटा इनकम के नज़दीक अधिक से अधिक उन व्यक्तियों की आय होगी उस कंट्री में अधिक समानता है। और पर कैपिटा इनकम से जितना किसी कंट्री में इनकम जितना डिफ़र होगा, जितना ज़्यादा अंतर आएगा पर कैपिटा इनकम से, उस कंट्री में उतना अनइक्वलिटी होगी, वो कंट्री उतना ही अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग तक ही सीमित रहेगा। लेकिन डेवलप्ड कंट्री तभी कही जा सकती है जब पर कैपिटा इनकम के नज़दीक सभी व्यक्तियों की आय हो, या पर कैपिटा इनकम के क्लोजेस्ट जितना सभी व्यक्तियों की आय होगा, प्रत्येक कंट्री के व्यक्तियों की उतना आय होगा, वह कंट्री उतना ही विकसित कही जाएगी। और पर कैपिटा इनकम के परे जितना गैप रहेगा इनकम में व्यक्तियों के, तो वह कंट्री उतना ही अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग तक ही कही जा सकती है। तो पर कैपिटा इनकम के क्लोजेस्ट सभी व्यक्तियों की अगर आय हो किसी कंट्री में तो वह कंट्री डेवलप्ड हो सकती है। जैसे यूएसए, जैसे अपना कंट्री डेवलपिंग कंट्री है इंडिया, तो पर कैपिटा इनकम के क्लोजेस्ट सभी व्यक्तियों की आय नहीं है, बल्कि उनके बीच में बहुत गैप्स है। किसी की आय बहुत अधिक है, पर कैपिटा इनकम से भी अधिक हो गई है, और किसी पर कैपिटा इनकम से भी कम आय है या बहुत ही कम उसके क्लोजेस्ट हैं, तो ये डेवलपिंग को ही इंडिकेट करता है बेटा। तो पर कैपिटा इनकम ज़रूरी नहीं कि सभी व्यक्तियों की आय उसके क्लोजेस्ट हो या उसके समकक्ष हो या उतना के ही बराबर हो। तो ये दिखाता है कि ये खामियां हैं, यही एक डिमेरिट है, यही एक कौन सा है जो कि किसी कंट्री के लिए मार्ग में एक बाधा बनी हुई है, वही एक कॉन्फ्लिक्टिंग क्रिएट करता है। तो इसके लिए इन वर्ल्ड रिपोर्ट डेवलपमेंट रिपोर्ट ब्रॉट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक, दिस क्राइटेरियन इज़ यूज्ड इन क्लासिफाइंग कंट्रीज़। तो वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट जो आया वो वर्गीकरण के लिए कि कोई देश कितना अंडर डेवलप्ड है, कोई कितना डेवलपिंग है या कोई कितना डेवलप हो चुका है, यही दर्शाने के लिए वो एक रिपोर्ट जारी किया और कंपेयर किया कि सभी देशों में कौन कितना विकसित हो चुका है या विकास को प्राप्त किया है। तो क्या किया, कंट्रीज़ विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $12,056 पर एनम एंड एबव इन 2017 आर कॉल्ड रिच कंट्रीज़। एंड तो
ऐसा 2017 में अगर 12,056 पर एनम वार्षिक आय जो प्राप्त करता था वो यूएस डॉलर में 12,556 $, में वार्षिक में जो कंट्री प्राप्त करती थी वो डेवलप्ड कंट्री कही जाती थी। और इसके साथ साथ वो कंट्री बहुत धनी भी थी, क्योंकि डेवलप्ड हो चुकी है तो धनी हो चुकी है। एंड दोज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ $, 955, अगर जिसकी प्रति व्यक्ति आय $955 के बराबर है, वो क्या कही जाती है, वो लो इनकम वाली कंट्री कही जाती है। जैसा अपना भारत क्या है, लो इनकम नहीं बल्कि लो मिडिल इनकम कंट्री से बिलोंग करता है। वो 2017 जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के द्वारा ये जारी किया गया था, तो उसमें दिखाया गया कि अपना इंडिया का जो वार्षिक इनकम है वो 1,820 $, के बराबर है। तो ये मिडिल इनकम कंट्रीज से बिलोंग करता है। अपना इंडिया मिडिल इनकम कंट्री से बिलोंग करता है, और लो इनकम कंट्री से नहीं, बल्कि उससे कुछ मीडियम लेवल पर बना हुआ है। द रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज़। तो अगर मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ को या स्मॉल कंट्रीज को छोड़ दें तो पूरे विश्व में मोस्टली आपको डेवलप्ड कंट्री देखने को मिलते हैं। यही बेटा आपका टॉपिक था। फ़िलहाल ये टॉपिक बहुत बड़ा हो चुका है, इसलिए मैं चाहता हूँ आपका नेक्स्ट टॉपिक जो एवरेज इनकम है उसको मैं कल जो डिस्कस करूँगा, अच्छी तरह एक्सप्लेनिंग करूँगा बेटा। लेकिन आप मेरे पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और समझिए। कहीं भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आप मेरे कमेंट्स में या पूछ सकते हैं, या मेरे व्हाट्सअप नंबर 9026327402 पर आप कोई भी क्वेश्चन जो है पुटअप कर सकते हैं और अच्छी तरह से उसका सलूशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।